नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 अगस्त 2023 को अर्थात कल देश के संसद में 3 नए बिलों को प्रस्तुत किया। तीनों नए बिल दरअसल पुराने 3 बिलों को रिप्लेस करके लाए गए हैं। वो तीनों बिल कौन कौन से हैं ये जान लेना आवश्यक है और उनमें क्या क्या छोटे मोटे प्रावधान जोड़े या घटाए गए हैं इसको भी जान लेना आवश्यक है। तीनों बिल में से जो पहला बिल है द इंडियन पैनल कोड अर्थात जिसको आईपीसी बोलते हैं, जिसको 1813 में अंग्रेजों ने बनाया था, उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 लाया गया है। दूसरा है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल 2023 लाया गया है। और तीसरा है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अर्थात सीआरपीसी, जो 1973 ईस्वी में लाया गया था, उसको बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 नामकरण किया गया है। इन तीनों बिलों को प्रस्तुत करते हुए देश के गृह मंत्री ने कुछ ये कहा। बचपन से हूँ, राज्य का गृह मंत्री भी रहा हूँ। मैंने बहुत सारे थाने विजिट किए, बहुत सारे सदस्य भी थाने में गए होंगे। आप देखे होगा टूटी फूटी साइकिल, टूटी फूटी गाड़ी, टूटी फूटी ऑटो सालों तक पड़ी, सबने देखा। वो इसलिए पड़ा है कि कानून में प्रोविजन है कि केस के निपटारे तक इसको संभाल कर रखना। हमने प्रोविजन कर दिया है इसकी वीडियोग्राफी करना, वीडियोग्राफी की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में जमा कराना और फिर इसका निपटारा आप कर सकते हो। इससे कम से कम पुलिस स्टेशन की स्वच्छता बढ़ाना। मान्यवर, इस प्रकार के मैंने तो अभी थोड़ा बताया, इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव इस कानून के अंदर हम लेकर आए हैं। टोटल 313 बदलाव है मान्यवर। और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी है। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, ऐसा भी। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं, तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। मान्यवर, मैं मानता हूं कि तीनों संहिता अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, परंतु 1807, 1888 और 1878 से कानून प्रचलन में है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी व्यक्तियों का समूह इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निर्णय किया है मान्यवर कि इस कानून को मैं स्टैंडिंग कमेटी को, गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहता हूं, जिससे पक्ष विपक्ष सभी संसद सभ्य इस पर अपना, काफी संसद सभ्यों ने दिया है, परंतु इस पर काफी अच्छी सोच विचार हो। इस पर बार काउंसिल भी चर्चा करे, बार एसोसिएशन भी चर्चा करे, कुछ रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी भी चिंता करें और हम लॉ कमीशन को भी भेजेंगे, लॉ कमीशन भी अपनी टिप्पणियां दे। तो जैसा कि आपने सुना कि गृह मंत्री मुख्य रूप से 3-4 चीजों की ओर, 3-4 तरह की घटनाओं की ओर, 3-4 तरह के केसेस की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। पहला था देशद्रोह का केस। देशद्रोह के कानून को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। देश के गृह मंत्री ने कहा कि सबको बोलने की आज़ादी है, सबको अपने अपने दायरे में रह करके बोलना चाहिए और अंग्रेजों द्वारा स्थापित देशद्रोह का या राजद्रोह का जो कानून था उसको अब पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। दूसरा, महिलाओं के खिलाफ जो रेप वगैरह हो रहे थे उसको कंट्रोल करने के लिए इसी कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि जिस महिला के साथ यदि सामूहिक दुष्कर्म होता है तो उसमें 20 वर्षों की सजा या उम्र कैद की सजा है। यदि 18 वर्ष से कम लड़की के साथ कोई रेप करता है तो उसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। और यदि किसी दुष्कर्म से पीड़ित महिला का पहचान उजागर करता है उसको बदनामी करने के लिए तो उसमें भी सजा का प्रावधान है। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यदि कोई व्यक्ति अपना नाम छुपाकर किसी लड़की से विवाह करता है और बाद में पता चलता है कि उसका नाम कुछ और है, उसका मजहब कुछ और है, उसका धर्म कुछ और है, तब उस पर और कठोर से कठोर सजा का प्रावधान है। उसमें भी 7 वर्ष से कम
सजा नहीं है, 7 वर्ष से अधिक ही सजा मिलेगी, उम्र कैद भी उसमें मिल सकती है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये एक अच्छा चीज़ है। जिस तरीके से लव जिहाद के केसेस बढ़ रहे थे, हमको लग रहा है कि यदि इस कानून को थोड़ा सही ढंग से पेश किया जाए, सही ढंग से लाया जाए, अच्छे से डिस्कशन करके लाया जाए, तो हो सकता है कि इसमें कुछ महिलाओं के, लड़कियों के जो घटनाएं हो रही हैं उनके खिलाफ में, उसमें कुछ सुधार आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मॉब लिंचिंग का केस है। ये एक हमारे लिए डिस्कशन का विषय होना चाहिए कि मॉब लिंचिंग के केस में जो भारत सरकार इस अधिनियम में, सीआरपीसी में जो सुधार की है, उसके अंतर्गत मृत्यु दंड का प्रावधान है। अब सोचना यह है कि मॉब लिंचिंग का डिफिनीशन क्या होगा। क्या 4 या उससे अधिक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति को मारते हैं वो मॉब लिंचिंग होगा, या यदि 4-5 व्यक्तियों को पूरा भीड़, सैकड़ों की संख्या में भीड़ मारती है, वो भी मॉब लिंचिंग होगा। क्या मॉब लिंचिंग के डिफिनीशन कोर्ट तय करेगी या इस कानून के बिल में होगा, ये आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि मॉब लिंचिंग का जो ताज़ा तरीन घटना है वो है नूह में, जिस तरीके से हिंदुओं के जलाभिषेक यात्रा पर हमला हुआ और 5 हिंदू समाज के लोग मारे गए, हालांकि एक मुसलमान समाज का व्यक्ति भी मारा गया, उसको मॉब लिंचिंग का दर्जा नहीं मिला। किसी ने भी हिंदुओं के लिए मॉब लिंचिंग शब्द का प्रयोग नहीं किया। हालांकि कुछ लोगों ने, जो मुसलमान मारे गए थे, उनके लिए मॉब लिंचिंग शब्द का प्रयोग किया। क्या इस देश में हिंदू यदि मारा जाता है तो उसको मॉब लिंचिंग नहीं कहा जाएगा? केवल विशेष कम्युनिटी के लोग यदि मारा जाएगा तो भी मॉब लिंचिंग होगा? ये अपने आप में सोचने वाली विषय है। क्या मॉब लिंचिंग उस समय चल रहे नैरेटिव के अनुसार उसका डेफिनेशन तय होगा? क्योंकि हिंदू समाज हमेशा से नैरेटिव की लड़ाई में पिछड़ता आया है। आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर जुबेर और आरफा खानम जैसे तमाम जो लिबरल हैं और जो जिहादी मानसिकता को पोषित करने वाले तथा कथित पत्तलकार और फैक्ट चेकर हैं, वो किसी भी झूठे से झूठी चीज को भी सही साबित करने पर तुले रहते हैं और अपने कौम के लिए एक हमेशा नैरेटिव बिल्ड करते हुए दिखाई देते हैं। वो यदि फर्जी न्यूज भी चलाते हैं तो उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। सरकार और पूरा सिस्टम उसी के द्वारा दिए गए फैक्ट्स को तथ्य मानता है और उसी तथ्य के आधार पर अपना जजमेंट और अपना कार्य प्रणाली में सुधार करता है या उसी दिशा में अपना कार्य प्रणाली को डायरेक्ट करता है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण सोचने वाली विषय है। हालांकि इन 3 नए बिल पर एम नागेश्वर राव, जो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, उनका मानना कुछ और है। उनका मानना है कि ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और पुराने तीनों के तीनों बिल उसी रूप में केवल हिंदी नाम के द्वारा और केवल चैप्टर इधर उधर करके प्रोड्यूस किए गए हैं, उनमें कोई भी विशेष डिफरेंस नहीं है। तो ये अपने आप में एक डिस्कशन का विषय है। हालांकि ये अभी जाएगा, डिस्कशन होगा, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर जाएगा, अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, उसके बाद न्याय से जुड़े हुए सारे लोग इसमें अपना अपना मंतव्य देंगे। बहुत सारे जज और उस सिस्टम से जुड़े हुए लोग इस मामले में अपना अपना वक्तव्य देंगे। उसके बाद इसको फाइनल इंट्रोड्यूस किया जाएगा और बिल पेश हो जाने के बाद, पास हो जाने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा ये कानून बन जाएगा। तो अभी इसमें देखना बाकी है। हालांकि फाइनल बिल जब आएगा तो उस पर हम लोग एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। लेकिन लग रहा है कि शायद कुछ सुधार की गुंजाइश हो, कुछ अच्छा रिजल्ट आए। इसी के आशा के साथ आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।